सेहत is brought to you by Oziva. Be a better you. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारी मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। 35 साल की प्रतिभा अहमदाबाद से हैं, पर वो अपने परिवार के साथ अमेरिका के एक शहर बॉस्टन में रहती हैं। जनवरी 2021 की बात है। प्रतिभा के 62 साल के पिता की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की दिक्कत पहले से ही थी। प्रतिभा को शक था कि उनके पिता को शायद कोविड हो गया है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उनके पिता खास नहीं रहे थे, पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। रंग एकदम उड़ गया था। प्रतिभा ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पहले उनके पिता को नेज़ल ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन दिया गया, फिर ऑक्सीजन मास्क के जरिए। 3 दिन बाद उन्हें आईसीयू से फ़ोन आया। प्रतिभा के पिता के लंग्स बिल्कुल डैमेज हो चुके थे। बचने का कोई भी चांस नहीं था। बीपी एकदम गिर चुका था। उनके पास 2 रास्ते थे। वो या तो अपने पिता को वेंटिलेटर पर रखती या फिर हॉस्पिस केयर के जरिए उनका दर्द कम करा सकती थी। अब ये हॉस्पिस केयर क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पर आगे क्या हुआ पहले वो सुन लीजिए। प्रतिभा के पिता थोड़े होश में थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि उनको वेंटिलेटर पर नहीं जाना है। उनको पता था वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो और तकलीफ नहीं झेलना चाह रहे थे। बस उनका दर्द कम हो जाए, वो इतना चाहते थे। प्रतिभा बहुत रोई, पर दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर से कहा कि उनके पिता को वेंटिलेटर पर ना रखा जाए, उनको हॉस्पिस केयर दी जाए ताकि उनके पिता बचे हुए घंटे सुकून से बिता सकें। प्रतिभा को आखिरी बार अपने पिता से मिलने भी दिया गया। 20 घंटे बाद वो नहीं रहे। प्रतिभा ने सारी कहानी हमें मेल करके बताई है। उन्होंने बताया कि जब पेशेंट को बचाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, तब डॉक्टर्स अक्सर हॉस्पिस केयर देने की बात करते हैं। पेन मैनेजमेंट इसका एक बड़ा हिस्सा होता है। हॉस्पिस केयर का चलन अमेरिका में तो कई सालों से है, पर इंडिया में ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि देश में अब कई हॉस्पिटल, कई क्लिनिक्स ये सेवा देने लगी हैं। प्रतिभा चाहती हैं कि हम हॉस्पिस केयर पर एक एपिसोड बनाएं, इसके बारे में लोगों को बताएं, ये क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इंडिया में ये सेवा कहाँ कहाँ है, ये सब लोगों को बताएं। सुनिए हमें क्या पता चला। हॉस्पिस केयर अर्थात हॉस्पिस सेवा, यानी कि जो मरणासन रोगी होते हैं उनकी सेवा के लिए ये शब्द बनाया है। ये पहले वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी कॉमन था, तो इंडिया में भी इसका, भारतवर्ष में भी इसका आगमन हो गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो रोगी होते हैं मरणासन यानी कि टर्मिनल स्टेज में, जो इन ऐसे रोगियों से ग्रसित हैं जो चिकित्सकों ने प्रमाणित किया गया कि ऐसे रोग हैं जिनसे वो निजात नहीं पा सकते, क्योर नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते, तो उनकी जो शेष जिंदगी बची है, जो अमूमन 6 महीने के करीब होती है, उसमें जिंदगी का जो है वो एक अच्छा उनको गुणवत्ता हो जीवन की और आगे उनका ठीक से देखभाल हो, उसके लिए ये हॉस्पिस केंद्र, हॉस्पिस सेवा शुरू की हुई। और ये उपयुक्त स्थान पर और जो मजे हुए और अच्छे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक जो स्टाफ होता है, उनके द्वारा प्रदान की जाती है। हॉस्पिस केयर जो है, हॉस्पिस सेवा, ये उन रोगियों के लिए प्रदान की जाती है जो टर्मिनल स्टेज में होते हैं, जो ऐसे रोग से ग्रसित हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, और उनके लिए जो शेष जिंदगी बची है उसको एक गुणवत्ता देने के लिए ये सेवा प्रदान की जाती है। और ऐसे रोगी का जो एग्जाम्पल अगर सोचे तो है, जैसे कैंसर से ग्रसित हुए रोगी हैं, उनको शल्य चिकित्सा या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या उनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत केयर की जरूरत है, तो ऐसे रोगी, या फिर जो गंभीर रूप से हमारे प्रमुख ऑर्गन है वो अफेक्ट हो जाते हैं, उन पे असर होता है, वो बीमार हो जाते हैं, जैसे यकृत है, फेफड़ा है, दिल है, दिमाग है, इस तरह के जो, या गुर्दे हैं, तो इनके जो टर्मिनल स्टेजेस हैं, उन लोगों को जिन अच्छी तरह जिंदगी जितना भी शेष बची है, उस जिंदगी की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो अच्छी बनाने के लिए
ये केयर की जाती है। देखिए, हमारी जिंदगी में अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। जो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें खासकर बुजुर्ग अफेक्ट होते हैं और बुजुर्गों का अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ज्यादा मानसिक उनका संतुलन उनके साथ तालमेल खाता है, तो उनके जो परिवार वाले हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों की सेवा ठीक से हो, ठीक से इलाज हो, क्योंकि उनको जो टर्मिनल स्टेज पे होते हैं उनको दिक्कत ये होती है कि दर्द की दिक्कत होती है, नींद नहीं आना, दिमाग में परेशानी होना, भूख कम लगना या मतली होना, उल्टी वगैरह होना, ऐसे लक्षण हैं जो इनको एक अनौपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा उनके परिवार के सदस्यों को भी बता दिया जाता है कि किस तरह उनको केयर करती हैं, चाहे तो परिवार में करे, चाहे हॉस्पिस केंद्र में करे, चाहे अस्पताल में भर्ती करके करे। इसलिए आवश्यक है कि कम खर्चे में और एक आपसी संबंध परिवार में जो प्रेम बना हुआ है, जो रिश्ता बना हुआ है, उसको कायम रखते हुए तो रोगी के लिए भी अच्छा है, उसकी जो शेष जिंदगी है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, और जो उनके परिवार वाले हैं वो जो बहुत सामर्थ्य नहीं है वो और बीमारी रूप से परेशान है, उनको भी शांत करने के लिए एक ये शांति की पैलिएटिव इलाज है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, वो हम कैरी आउट करते हैं। सवाल आता है कि हॉस्पिस सेवा कहाँ दी जाती है। ये कई जगह संभव है, जैसे घर में भी संभव है और अस्पताल में भी संभव है। घर में जो परिवार के सदस्य हैं वही सेवा प्रदान करते हैं, वो हिदायतों का अनुसरण करते हैं जो चिकित्सकों ने दी है, और जो हॉस्पिटल में है वहाँ पे जो हॉस्पिटल का अपना रूटीन है, ट्रीटमेंट देना, इन्वेस्टिगेट करना, उनको डे टू डे इनपुट आउटपुट मेंटेन करना, डेली चिकित्सकों द्वारा देखना, तो सारा हॉस्पिटल थोड़ा सा ये लिमिटेशन हो जाती है कि जो उनके परिवार वाले हैं उनका विजिटिंग आवर्स की थोड़ा सा बंदिश हो जाती है, पूरी तरह से मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और दूसरा ये कि खर्च भी काफी हो जाता है, इकोनॉमिकली काफी कॉस्टली पड़ जाता है। और घर में ये है कि इकोनॉमिकली कम पड़ता है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट उनकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो केयर है, उस कॉस्ट पे डिपेंड करती है। और इन दोनों के बीच में एक सेटअप होता है हॉस्पिस केंद्र, जिसमें परिवार के सदस्य भी हमेशा रह सकते हैं साथ में, और खर्चा भी कम होगा, हॉस्पिटल जितना नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जो हिदायतें डॉक्टर देते हैं वो वहाँ पे कैरी आउट होती रहती है लंबे टाइम तक, जहाँ पे इनको हॉस्पिस केंद्र में जो ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ और परिवार के सदस्य भी होते हैं, वो उनकी सही से देखभाल करते हैं। जितने भी उनकी शेष बची जिंदगी के दिन है उसको कोशिश करके अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें खर्चा जो है वो हॉस्पिटल से कम आता है। तो ये अब मरीज या उनके रिश्तेदारों का चॉइस होती है कि कहाँ कराना है, लेकिन अगर घर में नहीं हो सकता, जैसे दर्द बहुत ज्यादा है, मरीज को बहुत ज्यादा इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो फिर वो हॉस्पिटल या हॉस्पिस केंद्र में कराना पड़ता है, और हॉस्पिस केंद्र काफी अच्छा है इस कार्य के लिए। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि जैसे हम प्यार करते हैं वो किसी भी दर्द से गुजरे। बीमारियों पर, जिंदगी पर तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, पर हाँ, उनकी तकलीफ हम ज़रूर कम कर सकते हैं हॉस्पिस केयर के ज़रिए। तो अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसे हॉस्पिस केयर की ज़रूरत है तो इसको लेने से हिचके नहीं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर आप फ्रैक्चर से रिकवर कर रहे हैं तो क्या गलतियां ना करें। हड्डी टूटने के बाद लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे लेने के देने पड़ सकते हैं। अब क्या है वो गलतियां जो आपको फ्रैक्चर के बाद हरगिज नहीं करनी है, जानिए डॉक्टर दिनेश से। पहली गलती है डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह से फॉलो ना करना। हड्डी टूटने के बाद या तो सर्जरी की जाती है या फिर प्लास्टर चढ़ता है। दोनों केसेस में 1 से 1.5 महीने केयर करने को कहा जाता है। सर्जरी के बाद दवाई लेने और एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। जहां ऑपरेशन किया होता है उसकी केयर करने को भी कहा जाता है। वो ठीक से ना करने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आसपास के जॉइंट अकड़ सकते हैं। प्लास्टर के केस में सही केयर ना मिलने पर हड्डी अपनी जगह से हिल सकती है और सही से नहीं जुड़ती है। दूसरी गलती है कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा खुराक में कम होना। फ्रैक्चर होने के बाद कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, लेकिन खुराक में उनके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं दूध, हरी सब्जियां, अंडे। अब ये सब आपको ज़रूर लेना चाहिए।
जब प्लास्टर बंधा हो तो फैट रिच फूड यानी कि चर्बी वाले जो खाने होते हैं उन्हें कम लेने चाहिए। कैल्शियम रिच फूड लेने चाहिए जैसे कि बादाम, हरी सब्जियां, दूध, चीज़ वगैरह। हड्डियों में कैल्शियम का लेवल बढ़ने से हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू इनका सेवन लंबे टाइम तक करना बड़ी गलती होती है। फ्रैक्चर होने के बाद इसे कम से कम कर देना चाहिए। कभी भी पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना लगाए हुए प्लास्टर को, पट्टे को या फिर ब्रेस को हटाना नहीं चाहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे हरे धनिया की चाय पीने के फायदे। धनिया की हरी पत्तियों की चटनी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल कुछ अलग ही तरीके से किया जा रहा है। ये काफ़ी ट्रेंड में है। लोग एक बर्तन में पानी उबालते हैं और उसमें धनिया की पत्ती डालते हैं। 5 मिनट तक धीमी आंच पर पानी उबलने देते हैं। जब पानी लगभग आधा रह जाता है तब इसे छान लेते हैं और इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर इसका सेवन करते हैं। दावा है कि इसे पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से पार्किंसंस, अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्याओं से दूरी बनाई जा सकती है। अब ये दावे कितने सही हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन रेखा गुप्ता से। डॉक्टर रेखा बताती हैं कि हरा धनिया इस तरह से पीने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, साथ साथ ही बेली फैट कम करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन जिस तरह की रेसिपी लोग फॉलो कर रहे हैं उनकी सलाह यह है कि शहद का इस्तेमाल ना किया जाए, या करें तो सिर्फ नाम के लिए करें, क्योंकि नींबू और धनिया तो फायदेमंद है लेकिन शहद की वजह से कैलोरी बढ़ सकती है, तो इसलिए ना के बराबर शहद का इस्तेमाल करें। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।